یہ 25 मार्च 1992 का दिन था। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में तकरीबन शाम के 6 बजे थे और पाकिस्तान में दिन के तकरीबन 12 बजे थे। पूरे पाकिस्तान की नजरें टीवी स्क्रीन्स पर थीं, कुछ के कान रेडियो की तरफ लगे हुए थे। कमेंटेटर एक फास्ट बॉलर के रनअप की खबर सुना रहा था जो सामने मौजूद बैटर को बॉलिंग करने वाला था। सब एक बड़ी खबर के इंतजार में थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये खबर क्रिकेट ही नहीं बल्कि आगे चल के पाकिस्तान की तारीख भी बदलने वाली है। उनको बस ये मालूम था कि चंद मिनटों बाद छोटी छोटी खुशखबरियों का इंतजार करने वाले पाकिस्तानियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी और उस खुशखबरी की वजह बनने वाला अगले 30 सालों तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाला था। बॉलर ने रनअप शुरू किया और बैटर की तरफ गेंद करवाने के लिए बढ़ा। बैटर ने हवा में शॉट खेला और उस वक्त कई चीजें बैक वक्त थम गई। वक्त थम गया, लोगों के दिलों की धड़कन थम गई, शायद समंदर की लहरें भी एक मिनट के लिए थम गई। बस सबकी नजरें हवा में परवास करती गेंद की तरफ थी। सब जानना चाहते थे कि गेंद किसी फील्डर के हाथ में जाएगी, बाउंड्री लाइन के पार होगी या ग्राउंड में ही कहीं गिरकर इंतजार की घड़ियां मजीद तवील कर देगी। लेकिन फिर एक और खिलाड़ी आगे बढ़ा। सब समझ गए कि बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। गेंद खिलाड़ी के पास आई और उसने गेंद को दबोच लिया और फिर थमा हुआ वक्त वो चल पड़ा। थमी हुई दिलों की धड़कन तेज हो गई और फिर ऐसा जश्न हुआ कि रिकॉर्ड टूट गए। कुछ तो खुशी से चिल्ला उठे और कुछ फरते जज्बात से रो ही पड़े। कमेंटेटर चिल्लाया, पाकिस्तान विंस द वर्ल्ड कप, और तारीख का धारा मुकम्मल बदल गया। जी हां, मैं 1992 के वर्ल्ड कप की आखिरी गेंद की बात कर रही हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान ने इंग्लैंड के खिलाड़ी रिचर्ड इलिंगवर्थ को करवाई थी, जिनका कैच रमीज राजा ने पकड़कर पाकिस्तान की फतह पर मोहर सख्त कर दी थी। उस फतह ने इमरान खान को पूरे पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया था। वो इमरान खान जो शर्मीलेपन की वजह से बाउंड्री के पास खड़े होने से घबराते थे, आगे चल के लाखों के मजमे से खिताब करने वाले थे और करोड़ों लोगों को अपनी तकारीर से महसूर करने वाले थे। तो फिर आइए इमरान खान की जिंदगी के हालात पर एक निगाह डालते हैं। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी वालदा हर रोज रात को हमें एक कहानी सुनाया करती थी जो मजहबी होती थी, जिनमें एक अखलाकी सबक होता था, हजरत मूसा, फिरौन, हजरत यूसुफ और रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में। हर शब वालदा हमें दुआ मांगने की याद दहानी कराती। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी का ताल्लुक पठानों के नियाजी कबीले से था, जबकि वालदा का ताल्लुक पठानों के बरकी कबीले से था जो जंगजू कबीला माना जाता था। ये लोग महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान पर हमलों में शरीक रहे, जिसके सिले के तौर पर उन्हें जनूबी वजीरिस्तान में कनीग्राम का इलाका तोहफे में मिला। यानी इमरान खान को बहादुरी वो विरसे में मिली थी। इमरान खान कहते हैं कि 1965 की पाक भारत जंग में जब बॉम्ब गिरने की आवाजें आ रही थी और पूरे लाहौर में खौफ का आलम था, उस वक्त एक खबर फैली कि कुछ भारतीय फौजी पैराशूट के जरिए लाहौर में दाखिल हुए हैं और अवाम और फौज उन्हें तलाश कर रहे हैं। 12 साल के इमरान खान उस वक्त खौफजदा हुए बगैर अपने वालिद की बंदूक उठाकर लड़ने के लिए निकल खड़े हुए, लेकिन उनकी वालदा और कजन्स ने उन्हें रोक दिया। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने खुद को कोसा कि वो सिर्फ 12 साल के क्यों हैं। फिर उसके बाद से इमरान खान ने ठान ली कि वो मुल्क के लिए कुछ करके ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई और खेल दोनों पर भरपूर तवज्जो दी और फिर उनको 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहां उन्हें प्ले बॉय का खिताब भी मिल गया। इसके बाद इमरान खान के कई स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें दुनिया को एक नए रुख से देखने का मौका मिला। उनको दुनिया भर के ज़हीन तरीन अफराद से मिलने का मौका मिला। इस दौरान उनके कई दोस्त भी बने। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी दोस्ती एक भारतीय तालिब इल्म विक्रम मेहता से हुई और उनकी दोस्ती पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से भी हुई, लेकिन ये शख्सियत एक खातून थी और उस खातून ने भी आगे चल के पाकिस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा करना था। वो खातून उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत का इलेक्शन लड़ रही थी और इमरान खान ऑक्सफोर्ड के मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर का खिताब सुनने जाया करते थे और यहीं से दोनों की जान पहचान हो गई। एक बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टोफर स्टैनफोर्ड के मुताबिक बेनज़ीर इमरान खान से मुतासिर थी और उन्होंने ही इमरान खान को लॉयन ऑफ लाहौर या शेर लाहौर का खिताब दिया था। बहरहाल ऑक्सफोर्ड ने इमरान खान की जिंदगी में काफ़ी तब्दीलियां पैदा की। क्रिकेट का शौक उन्हें पहले से था और सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू भी वो कर चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में इमरान खान ने काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू की। उन्होंने वॉस्टरशायर काउंटी की नुमाइंदगी की, जहां उनकी फास्ट बॉलिंग ने सबकी तवज्जो हासिल की और यही उनका खेल महज शौक नहीं रहा बल्कि पेशा वाराना समत इख्तियार कर गया। उनका ये शौक पाकिस्तान आने तक बरकरार रहा। वो सिर्फ टीम के खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम बिल्डर बनना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि टीम कैसे बनाई जाती है। स्पोर्ट्स, सियासत, पुलिस, फौज
कॉर्पोरेट सेक्टर हो या मीडिया और सहाफत, कामयाब तो वही होता है ना जो अच्छी टीम बनाता है। और ये राज इमरान खान ने पा लिया था। उन्होंने अच्छी टीम बनाने पर भी काम शुरू कर दिया था और वो इस सिलसिले में किसी जूनियर सीनियर की परवाह नहीं करते थे, जिस पर उनके बहुत से सीनियर्स उनसे नाराज भी हुए। बल्कि उन पर तो उनके कज़न माजिद खान का करियर खराब करने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो उन्हें क्रिकेट में लेकर आए थे। लेकिन इमरान खान का ये उसूल था कि वो मेरिट पर कोई समझौता नहीं करते थे। 1981 में वो क्रिकेट टीम के कैप्टन बने और यहीं से उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने की कोशिशों का आगाज कर दिया। उन्होंने भरपूर मेहनत की और कई टीमों को हराया। लेकिन 1984 के शुरू में उनकी वालिदा शौकत खानम को कैंसर की तशखीस हो गई। इस खबर ने इमरान खान के पैरों तले जमीन ही निकाल दी। ये उनकी जिंदगी के बदतरीन लम्हात थे। एक बेटे के लिए अपनी वालिदा को तकलीफ में देखना इंतहाई मुश्किल था। लाहौर में इलाज की सहूलतें नहीं थीं और लंदन जाकर इलाज के लिए वो तैयार नहीं थी। तहम बेटे के इसरार पर वो लंदन चली तो गई और उनका इलाज शुरू हुआ। फिर एक दिन इमरान खान को वो खबर मिली जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और ये खबर नहीं, एक आग का गोला था जो उनके कानों के पार हुआ था। खबर सुनाने वाले ने बस इतना कहा था कि आपकी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन खबर सुनाने वाले को यह मालूम नहीं था कि वो इमरान खान को उसकी आधी दुनिया उजड़ने की खबर सुना रहा है। इससे पहले जब लाहौर में शौकत खानम शदीद तकलीफ में मुब्तला थी और डॉक्टर्स बेबस थे, तो हॉस्पिटल में ही इमरान खान ने चीख कर कहना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। और यहीं से कैंसर हॉस्पिटल की तामीर उनका जुनून बन गया। वो 1983 और 1987 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। उन्हें कई लोगों ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने पर राजी करने की कोशिश भी की, लेकिन वो राजी ना हुए। फिर उस वक्त पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने इमरान खान से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की दरखास्त की। बिलाखिर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया और ये दरखास्त करने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर जनरल ज़ियाउल हक थे। तारीख ने इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त साबित किया और बिलाखिर उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत ही लिया। अब उनकी पूरी तवज्जो कैंसर हॉस्पिटल की तामीर पर थी। इमरान खान पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत बन चुके थे। लोग उनके दीवाने थे। इमरान खान की एक अपील पर अवाम ने खजानों के मुंह खोल दिए। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी और खवातीन ने अपने सोने के जेवरात भी इमरान खान के हवाले कर दिए। उस दौरान इमरान खान ने इंग्लैंड के अरबपति खानदान की बेटी जमाइमा से शादी भी कर ली और मुखालफीन ने उन पर बैरूनी एजेंट होने के इल्जामात आयद किए, लेकिन इमरान खान ने हार नहीं मानी। उस दौरान जमाइमा उन्हें पाकिस्तान छोड़कर लंदन मुंतकिल होने पर मजबूर करती रही, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में ही रहने पर अटल रहे। उस वक्त पाकिस्तान पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। नवाज शरीफ उन्हें PMLN में शमूलियत की दावत दे चुके थे, जो इमरान खान ने शुक्रिया के साथ रद्द कर दी थी। लेकिन लाहौर जिमखाना के बाद नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान लव हेट रिलेशन कायम हुआ। इमरान खान को शिकवा था कि नवाज शरीफ जिमखाना में अपनी मर्जी के एम्पायर खड़े करके कई बारियां लिया करते थे और नवाज शरीफ को शिकवा था कि इमरान खान ने उनकी पार्टी में शमूलियत की दावत ठुकरा दी थी। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल की तामीर दोनों को करीब लाई। इमरान खान के अपने अल्फाज के मुताबिक नवाज शरीफ ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए जमीन और 50 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया। अब ये चंदा उन्होंने ज़ाती जेब से दिया या हुकूमत की तरफ से दिलवाया, ये वाज़े नहीं है। लेकिन इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान में एक इनकलाब लाने में कामयाब हो गए। वो दुनिया का पहला प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल बनाकर एक तारीख रकम कर चुके थे। लेकिन उन्हें मालूम था कि सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए उन्हें हुकूमती सतह पर काम करने की जरूरत है और यहीं से उन्होंने सियासत में आने का फैसला कर लिया। उन्होंने 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, वही जमात जिसने आगे चलकर तमाम जमातों का बोरिया बिस्तर गोल करना था। लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई कामयाबी न मिल सकी। इमरान खान के लिए खजानों का मुंह खोलने वाले अवाम उनको वोट देने पर क्यों तैयार न थे? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि शायद वो तजुर्बेकार नहीं थे। एक जवाब यह हो सकता है कि खेल और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक जवाब यह भी हो सकता है कि शायद उस वक्त उन्हें इन हलकों की कबूलियत नहीं थी जो सियासतदानों को इक्तिदार में लेकर आते और इक्तिदार से बाहर करते हैं। इसलिए वो 1997 का इलेक्शन बुरी तरह से हारे और कोई नशिस्त ना जीत सके। फिर 12 अक्टूबर 1999 का दिन आ गया और जनरल मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इमरान खान ने इब्तिदा में जनरल मुशर्रफ की हिमायत की और उनके रेफरेंडम के लिए मुहिम भी चलाई, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हो गया कि दोनों का एक साथ चलना मुमकिन नहीं। दोनों की शख्सियत और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इमरान खान जनरल परवेज मुशर्रफ के मुखालिफ हो गए। उस दौरान उन्होंने खुलकर परवेज मुशर्रफ की मुखालफत की। सानिहा लाल मस्जिद से लेकर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और वकला तहरीक तक वो जनरल मुशर्रफ की मुखालफत करते रहे। फिर 2004 में उनकी जमाइमा से अलहदगी हो गई और वो बच्चों को लेकर लंदन जा बसी और इमरान खान
वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सियासत के होकर रह गए। वो उस वक्त के ऑपोजिशन इत्तेहाद APDM का हिस्सा भी रहे। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने वकला तहरीक को कुचलने का फैसला कर लिया था और इस मकसद के लिए उन्होंने MQM को इस्तेमाल किया। 12 मई 2007 को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कराची का दौरा करना था और इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने भी उनका इस्तकबाल करने का प्लान बना रखा था, लेकिन फिर कराची में वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उस दिन कराची में आग और खून की होली खेली गई। अल्ताफ हुसैन के हामियों ने ऑपोजिशन के कारकुनान पर खुलेआम फायरिंग की और दर्जनों लोग लुकमा अजल बन गए। यहीं से इमरान खान की अल्ताफ हुसैन से दुश्मनी हुई और वो अल्ताफ हुसैन पर मुकदमा करने स्कॉटलैंड यार्ड तक चले गए। उस वक्त कराची में MQM का कोई मुतबादिल नहीं था। जहां अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करने वाले लाखों थे, वहीं उनसे नफरत करने वाले भी लाखों ही थे। इमरान खान की शक्ल में कराची के अवाम को पहली मर्तबा अल्ताफ हुसैन का मुतबादिल मिल गया था और इमरान खान अल्ताफ हुसैन के बाद कराची के मकबूल तरीन लीडर बन चुके थे। लेकिन यहां इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कई बरसों की सियासत में एक बात सीख ली थी कि सियासत 2 + 2 4 का नाम नहीं है। सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है और यहीं से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने का फैसला किया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इजारादारी से बड़ी तंग आ चुकी थी। जनरल अशफाक परवेज क़यानी एक एक्सटेंशन लेने के बाद बतौर आर्मी चीफ कमजोर पड़ गए थे और जनरल शुजा पाशा DG ISI बन चुके थे। कहा जाता है कि जनरल शुजा पाशा और इमरान खान दोस्त बन गए और इसके बाद इमरान खान एक नई सियासी ताकत बनकर उभरे। जनरल शुजा पाशा के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने DG ISI का ओहदा संभाला और पुरानी पॉलिसी बरकरार रखी। फिर वो दिन आ गया जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI हकीकी मायनों में एक बड़ी जमात बनकर उभरी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो माजी की तांगा पार्टी नहीं रही और अवाम को दिहाइयों से हुकूमत करने वाले रिवायती सियासतदानों का एक मुतबादिल मिल चुका है। ये वो दिन था जब लाहौर में हर तरफ सिर्फ इमरान खान की आवाज गूंज रही थी और अवाम 1992 के बाद पहली मरतबा TV स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे कि कब इमरान खान का खिताब शुरू होता है। जी हां, ये 30 अक्टूबर 2011 का दिन था और इमरान खान अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे थे। उस दिन पूरा लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर उमड़ आया था। हर तरफ सर ही सर थे और तमाम सियासी तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक थे कि 1986 में बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा था। यहां से इमरान खान ने एक नई इनिंग्स का आगाज किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को चैलेंज दिया। अब वो पाकिस्तान की सियासत के कैप्टन थे और उनके हाथ में क्रिकेट के बजाय सियासत का बल्ला था जो उनकी जमात का इंतखाबी निशान भी था। वक्त बदला, मैदान बदला, मगर मुकाबला वही रहा। अब सामने गेंदबाज नहीं थे, सामने मफादात का जाल था, इक़्तिदार के ऐवान थे और एक ऐसा निज़ाम था जो सिर्फ सर झुकाने वालों को ही कबूल करता है। इमरान खान ने 2013 का इलेक्शन लड़ा, लेकिन अपनी ना तजुर्बेकारी की बिना पर वो हार गए या फिर अभी तक वो मुक़्तदर हल्कों को उस तरह कबूल नहीं थे। बहरहाल इमरान खान ने अपनी शिकस्त को कबूल नहीं किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 4 हल्के खुलवाने के लिए मुहिम शुरू की। उस दौरान उन्होंने 2014 में डी चौक पर मशहूर ज़माना धरने भी दिए। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जिनसे जेन ज़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में जाए बगैर अब इस बात पर आते हैं कि किस तरह इमरान खान ने 2013 से 2018 तक रिवायती सियासतदानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वो 45 डिग्री गर्मी से 0 डिग्री की सर्द रातों में भी जलसे किया करते थे। वो एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र करते और हज़ारों लाखों के इज्तिमात से खिताब करते, जबकि दीगर सियासी जमातें सिर्फ ड्राइंग रूम्स की सियासत तक ही महदूद थी। जबकि इमरान खान मुसलसल अवाम से राब्ते में थे, लेकिन इसके बाद इमरान खान ने एक और ख़तरनाक हथियार को सियासत में आजमाने का फैसला किया और सारी तवज्जो उस पर लगा दी। उन्होंने नौजवानों पर मुश्तमिल प्रोफेशनल्स और वॉलंटियर्स की एक बेहतरीन टीम खड़ी की जो इस हथियार के इस्तेमाल से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इमरान खान जल्द ही पाकिस्तान में इस हथियार के वाहिद खिलाड़ी बन गए। ये वही हथियार है जिस पर मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का हथियार जिसने इमरान खान को इमरान खान से मॉन्स्टर इमरान खान बना दिया। यहाँ उनके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं था। वो टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, हत्ता के टिकटॉक पर भी चंद सेकंड्स की वीडियो की सूरत में हर नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत और बच्चे के स्मार्टफोन पर थे, जबकि दूसरी सियासी जमातें अपनी रिवायती दुनिया में ही गुम थी। इस दौरान इमरान खान ने एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला किया और वो बुशरा बीबी से निकाह था, जिस पर आगे चलकर उन पर इद्दत जैसा बेहुदा मुकदमा भी कायम किया गया। इसका जिक्र करना भी हमारी नज़र में
अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। एक खातून के किरदार से लेकर उनकी ज़ातियात को जिस तरह मीडिया पर उछाला गया, वो कम से कम मेरी नज़र में तो तमाम खवातीन के मुंह पर तमाचा है। अच्छा, अब जरा इससे पहले 2018 पे आते हैं, जब 2018 का इलेक्शन आ गया, RTS बैठा, धांधली के इल्जाम लगे और इमरान खान वजीर आजम बन गए और उस वक्त दूर दूर तक उनका कोई मुकाबिल नहीं था। उनके तमाम मुखालिफिन वो जेल में थे, सड़कों पर कोई चैलेंज नहीं था और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मुट्ठी में थी। लेकिन मुझे यहाँ मुमताज़ दानिश्वर हसन निसार का एक जुमला याद आता है कि इमरान को इमरान न मारे तो इमरान नहीं मरता। यहाँ हसन निसार साहब की मुराद इमरान खान की सियासी मौत से थी। उनका इशारा था कि इमरान खान खुद गलती ना करे तो कोई इमरान खान को नहीं हरा सकता। और यहाँ इमरान खान ने कई बड़ी गलतियां की। हमेशा मेरिट पर टीम सेलेक्ट करने वाले इमरान खान ने पंजाब में उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान जैसे नाअहल लोग मुसल्लत कर दिए। इमरान खान के इर्द गिर्द पुराने रिवायती सियासतदान जमा हो गए। मईशत जैसा अहम कलमदान हफीज शेख जैसे टेक्नोक्रेट के हाथ में दे दिया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी मईशत की तबाही में अपना हिस्सा डाल चुके थे। बस फिर क्या था, मईशत खराब होना शुरू हुई, महंगाई में इजाफा हुआ और इमरान खान अवाम में गैर मकबूल हो गए। मुखालिफ सियासी जमातों को भी तवानाई मिलने लगी और उनके खिलाफ PDM का इत्तेहाद वो वजूद में आ गया। लेकिन फिर इमरान खान ने शेर के मुंह में हाथ डालने का सोचा। उन्होंने वो काम कर दिया जिस पर चलने का अंजाम उन्हें बड़ी अच्छी तरह से मालूम था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया। उन्होंने जनरल फैज हमीद की बतौर DGISI तब्दीली से इनकार कर दिया। फिर यहां से तारीख के 2 वर्जन हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आप कौन सा वर्जन कबूल करते हैं। इमरान खान के मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आई थी और उसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी झोली में डाले गए वोट वापस लेकर तहरीक-ए-अदम-एतमाद को कामयाब करवाकर उन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका और आलमी एस्टेब्लिशमेंट उनके दौरे रूस पर उनसे नाराज थी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ मौक़ों पर उनकी नो से तंग आ चुकी थी। सबूत के तौर पे वो साइफर पेश करते हैं जिसमें डोनाल्ड लू ने बात न मानने की सूरत में उनकी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। लेकिन बहरहाल इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-एतमाद कामयाब हो गई। अब इमरान खान के पास मौका था, या तो वो खामोशी से ऑपोजिशन करके वक्त बदलने का इंतजार करते या फिर क्रिकेट की तर्ज पर छक्के के जवाब में बैटर को बाउंसर मारते। इमरान खान ने रिवायती सियासत की बजाय बाउंसर मारने का सोचा और मुल्क भर में बयानियां बनाना शुरू कर दिया और उस मकसद के लिए सोशल मीडिया का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। इस दौरान जनरल बाजवा के ओहदे की मियाद खत्म होने वाली थी और मुल्क में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना था। लेकिन यहाँ शायद इमरान खान से गलती हो गई। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का गलत अंदाजा लगाया और तारीख में पहली मर्तबा किसी आर्मी चीफ के ओहदा संभालने से पहले ही उनके खिलाफ बयानिए का वो हिस्सा बन गए। यूं जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से कबल ही उनके मामलात जनरल आसिम मुनीर से खराब हो गए। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी के मुताबिक इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक पर्सनैलिटी क्लैश है और मैं समझती हूँ कि इस बात का अंदाज़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे घाक सियासतदानों ने शुरू ही में लगाना शुरू कर दिया। इसलिए वो हर कीमत पर जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए, लेकिन इमरान खान ने यहाँ मिस कैलकुलेशन की। उनके बयानिए का रुख फौज की तरफ मुड़ गया और इसी बयानिए की आड़ में 9 मई का अफसोसनाक सानहा हो गया। इमरान खान इस सानहे से लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं और इस सानहे का जिम्मेदार फौज को करार देते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि फौजी अमलाक पर हमला करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शामिल थे और यह भी हकीकत है कि 9 मई के वाक़े में मुलविस कई रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगकर इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइट पर हो गए और 9 मई इमरान खान के गले का फंदा बन गया। इस वाक़े ने एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। इसी वाक़े के बाद इमरान खान की सजाओं का सिलसिला शुरू होता है। वो तोशाखाना मुकदमे में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए। बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो गई और वो अभी तक जेल में हैं। इमरान खान शायद निज़ाम से टक्कर लेने वाले वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अभी तक ना किसी से समझौता किया है और ना ही हार मानी है। उनके बदतरीन मुखालिफ कहा करते थे कि ये फलां ड्रग लेता है, ये तो एक हफ्ता भी नहीं निकाल सकता। लेकिन इमरान खान ने जिंदगी के हर मोड़ की तरह अपनी सियासत के नाजुक तरीन मोड़ पर भी सबको हैरान किया है। उनकी दी गई तमाम एहतजाजी कॉल्स नाकाम हो गई। कुछ लोग डी चौक पहुंचकर गायब हुए और फिर 12 जिले क्रॉस करके पेशावर से बरामद हुए और कुछ लोग मज़ाहमत और मुफाहमत जैसी मिली जुली सियासत कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद का तो कोर्ट मार्शल हो चुका है। पाकिस्तान भारत को एक जंग हराकर कई खारजा पॉलिसी की कामयाबियां हासिल कर चुका है, लेकिन इमरान खान वो डटा हुआ है। इमरान खान ने सर झुकाने से इनकार किया और इसी इनकार ने उसे हीरो भी बनाया और मुतनाज़ा भी।
कुछ के नजदीक वो निजात दहिंदा है, कुछ के लिए खतरा और कुछ के लिए महज एक जिद्दी आदमी जो निजाम की चलती गाड़ी को रोकने की जुर्रत कर बैठा। ये वो मोड़ था जहां सियासत जाती हो गई, जहां नजरिया जुर्म बन गया और सवाल पूछना बगावत ठहरा। कैदोबंद, किरदार कशी और वो तन्हाई जिसमें सिर्फ यकीन इंसान का साथ देता है। हक व बातिल का फैसला तो तारीख करती है, लेकिन तारीख गवाह है। जिन आवाजों में हौसला होता है ना, वो दीवारों में कैद नहीं रहती। उन्हें खामोश कर दिया जाए तो वो ज़मीर से बोलने लगती हैं, और जब ज़मीर जाग जाए तो फिर सल्तनतें हिलने लगती हैं। मेरी ये डॉक्यूमेंट्री किसी को हीरो या विलन नहीं कहती, ना ही किसी को फातह या किसी को मफ्तू करार देती है। ये सिर्फ एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम इमरान खान को ही नहीं, खुद को भी देखेंगे और फैसला वो आप खुद करेंगे। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये एक फर्द की नहीं, एक अहद की कहानी है, और शायद अभी इस कहानी का क्लाइमेक्स होना बाकी है। अल्लाह हाफिज।